नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं यशवंत यस क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम बीजगणित पढ़ेंगे, वह भी एकदम जीरो लेवल से पढ़ेंगे, जिससे जो हमारे कमज़ोर बच्चे हैं उनको आगे के सवाल लगाने में किसी प्रकार की कठिनाई ना हो। तो आगे बढ़ने से पहले थोड़ा सा हम बीजगणित के इतिहास को जान लेते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि बीजगणित के पितामह कौन हैं या बीजगणित के जनक किसे कहा जाता है। तो बीजगणित के पितामह जो है एक मुस्लिम खगोल शास्त्री एवं गणितज्ञ मोहम्मद इब्न मूसा अल ख्वारिज़मी को माना जाता है। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था किताब अल जब्र। किताब अल जब्र, इसी किताब से अलजबरा शब्द लिया गया था। यानी अलजबरा शब्द जो है किताब अल जब्र से लिया गया था। अब बीजगणित का नाम बीजगणित कैसे पड़ा, यानी अलजबरा का नाम बीजगणित कैसे पड़ा? तो भारतीय गणितज्ञ ब्रह्मगुप्त, एक भारतीय गणितज्ञ थे जिनका नाम था ब्रह्मगुप्त। इन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम था ब्रह्मस्फुटिक, यानी ब्रह्म स्फुटिक। तो उन्होंने प्रारंभ में इसका नाम कुट्टक गणित रखा। प्रारंभ में इसका नाम जो है 628 ईस्वी में इस किताब की ब्रह्मगुप्त ने जो है ब्रह्मस्फुटिक की रचना की थी और इसका नाम कुट्टक गणित रखे थे। किंतु बाद में आगे चलकर जो है पृथ्वीदत्त स्वामी ने इसका नाम बीजगणित रखा। यानी पृथ्वीदत्त स्वामी ने इसका नाम क्या रख दिया? बीजगणित। ये तो जो है इतिहास हो गया हमारा बीजगणित का। चलिए बीजगणित के कुछ शब्दावली को हम जान लेते हैं जो बार बार बीजगणित में प्रयोग होंगे, उनको जानना बहुत ही ज़रूरी है। तो सबसे पहले हम चर को समझते हैं। चर क्या है? चर क्या है? ठीक, तो आप जानते ही होंगे कि अंक गणित में हम जो है अंक गणित जो है अंकों के गणित होता है। यानी जो हम जोड़ घटाना गुणा भाग आदि क्रियाएं करते हैं उसमें हम अंकों का प्रयोग करते हैं। यानी 0 1 2 3 4 5 6 इस तरीके से असंख्य दो संख्याएं होती हैं, कुछ भी हो सकता है। किंतु बीजगणित में हम अंकों और अक्षरों दोनों का प्रयोग करते हैं। यानी बीजगणित को हम अक्षरों की गणित या चरों और अक्षरों की गणित भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ये चर है क्या? चर, अब देखिए नाम से आप समझने की कोशिश करिए। चर यानी चर लो किसी को, यानी चर यानी चर ही लो। मान लो ये कोई पौधा है, ठीक। अब कोई इसको जो है पशु आता है, कोई जानवर आया इसको चर लिया, ठीक। अब क्या हो गया? ये छोटा हो गया। अब फिर पुनः धीरे धीरे विकास करेगा, फिर बड़ा हो गया, फिर किसी ने चरा, फिर छोटा हो गया, फिर ये विकास करेगा, बड़ा होगा। यानी इस तरीके से इसका मान क्या होगा? निश्चित नहीं रहेगा, घटता और बढ़ता रहेगा। ठीक है, तो चर ऐसी चीज़ या ऐसी वस्तु को कहा जाता है जिसका मान निश्चित ना हो, नियत ना हो, जिसका मान भिन्न भिन्न परिस्थितियों में भिन्न भिन्न हो, जिसका मान अलग अलग हो। ठीक, तो चर में जो है हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं। यानी चर जो है अक्षरों को बीजगणित में कहा जाता है। ठीक है, यानी जैसे X Y Z A B C यानी कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो चर ऐसी राशि है जिसका मान जो है नियत ना हो। ठीक, तो इसमें हम अक्षरों का प्रयोग करते हैं गणित में। ठीक, बीजगणित में। अब आ जाते हैं हम अचर पद पे। अचर क्या है? अचर पद, अचर पद जो है चर का सेम अपोजिट यानी विलोम है। यानी ऐसी राशि
जिसका मान नियत हो, जिसका मान कभी भी न बदले, उसको हम अचर कहते हैं। ठीक, तो इसमें जो है सभी अंक आ जाते हैं, 0, 1, 2, 3 डॉट 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 असंख्य तक की संख्याएं अचर पद में आ जाती हैं। ठीक है, तो चर और अचर ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अब हम समझ लेते हैं बीजीय व्यंजक क्या है। बीजीय व्यंजक यानी बीजीय व्यंजक क्या है? बीजीय यानी हम चर और अचर पद को, यानी चर और अचरों को संयोजित करके, यानी बीजीय व्यंजक जो है चर और अचर को संयोजित करके बनाया जाता है, जिसके लिए योग, गुणा, भाग आदि की संक्रियाएं की जाती हैं। यानी बीजीय व्यंजक जो है ये चर और अचर पदों को जो है जोड़कर बनाया जाता है, या कह सकते हैं बीजीय व्यंजक जो है चर और अचर पदों का जो है, चर और अचर पद को जो है संयोजित करके बनाया जाता है। जैसे xy 4x², 4xy धन 4 हो गया, x² धन 4x धन 4 हो गया। ये सब क्या है? हमारे बीजीय व्यंजक हैं। ठीक, अब इसमें देखिए ये आपका चर है, ये क्या है? आपका चर है। अब ये जुड़े कैसे हैं? गुणा की क्रिया से आपस में जुड़े हैं। यहाँ देखिए x² है, 4x है, ये 4 है। देखिए यहाँ योग का प्रयोग किया गया, इन दोनों के बीच में गुणा की संक्रिया है। ठीक है, तो बीजीय व्यंजक जो है चर और अचर को संयोजित करके बनाया जाता है, जिसके लिए योग, गुणा, भाग, व्यकलन की संक्रियाओं का प्रयोग किया जाता है। तो बीजीय व्यंजक आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम आप समझ लेते हैं पद क्या है। हम समझते हैं पद। तो बीजीय व्यंजक के ऐसे भाग, यानी बीजीय व्यंजक के ऐसे भाग जो पहले अलग से बनाए जाते हैं, समझिए पहले वो अलग से बनाए जाते हैं, फिर बाद में जोड़ लिए जाते हैं, यानी व्यंजक के पद कहलाते हैं। यानी कोई भी व्यंजक आप ले लीजिए, उसके ऐसे पद जो पहले अलग से बनाए जाते हैं और बाद में जोड़ लिए जाते हैं। जैसे 4x² धन 2x। अब इसके पद कौन कौन से हैं? ठीक, तो देखिए इसमें प्लस चिन्ह है, यानी ये और ये पद जो है धन चिन्ह के साथ जुड़े, यानी इसके पद हो गए, एक पद हो गया आपका 4x² और एक पद आपका हो गया ये 2x हो गया, यानी 4x² और 2x इसके पद हो गए। ठीक, और हम एग्जाम्पल फॉर ले लेते हैं। जैसे मान लीजिए हमारा 4xy माइनस y है। अब इसमें कौन कौन से पद हैं? यहाँ तो धन चिन्ह नहीं है, लेकिन इसका देखिए पहला पद हो जाएगा 4xy, ठीक, और दूसरा पद हमारा हो जाएगा -y। ठीक है, अब कहेंगे यहाँ माइनस चिन्ह है, तो ये जुड़े हुए धन से देखिए इसको ऐसे भी लिख सकते हैं हम। चलिए यहाँ पर हम लिख कर दिखा रहे हैं, जैसे 4xy धन -y। अब अगर हम ब्रैकेट तोड़ेंगे तो हमारा 4xy धन ऋण का माइनस ये होगा, यानी y हो जाएगा। ठीक है, तो इसके दोनों पद कौन कौन से हो जाएंगे? एक हो जाएगा 4xy, एक हो जाएगा -y हमारा हो जाएगा। ठीक, ये हमारे पद हो गए। चलिए अब हम समझते हैं एक पदी व्यंजक क्या है, द्विपदी क्या है, त्रिपदी व्यंजक क्या है, इसको हम थोड़ा समझ लेते हैं। यानी एक पदी व्यंजक, एक पदी व्यंजक, देखिए ऐसा व्यंजक जिसमें केवल एक पद हो उसको एक पदी व्यंजक कहते हैं। जैसे 4x, 2x², 4y, ये सब क्या है? एक पदी व्यंजक हमारे हैं, यानी इसमें केवल एक पद है। ठीक, अब द्विपदी व्यंजक जान लेते कौन है। द्विपदी व्यंजक, द्विपदी व्यंजक यानी ऐसे व्यंजक जिसमें दो पद हों,
और दोनों भिन्न भिन्न हो, समान ना हो, ऐसे 4x² धन 4, ये द्विपदी व्यंजक है, एक पद दो पद। या कह सकते हैं 4y धन 2x कह दें, इसमें भी देखिए दो पद हैं, पहला पद ये है, दूसरा पद ये है, ये क्या हो गए द्विपदी व्यंजक। लेकिन ध्यान देना दोनों पद समान न हो, अगर हम कह दें 4y धन y, अब इसमें देखने में तो दो पद लग रहा, लेकिन देखिए ये दोनों समान है, यानी y y है, तो 4y और y मिलकर कितना हो जाएगा 5y हो जाएगा। ये एक पदी व्यंजक है, द्विपदी व्यंजक इसको हम नहीं मानेंगे। ठीक, यानी द्विपदी व्यंजक में जिसमें दो पद हों और दोनों पद समान ना हो उनको हम द्विपदी व्यंजक कहेंगे। इसी तरीके से त्रिपदी व्यंजक में जिसमें तीन पद हों और तीनों पद समान ना हो। ठीक, इस तरीके से चतुर्पदी पंचपदी इस तरीके से हम निकालते चले जाएंगे। तो चलिए आगे कुछ और चीज़ें हम जान लेते हैं। बहुपद क्या है ये हम जानते हैं, यानी बहुपद हमारा क्या है। बहुपद यानी ऐसा व्यंजक जिसमें एक या एक से अधिक पद हो, यानी एक या एक से अधिक पद हो उसको हम बहुपद कहेंगे। जैसे 4x हो गया, 4x धन 4 हो गया, ये सब क्या है हमारे बहुपद हैं। ठीक, अब हम बहुपद की घात जान लेते हैं क्या है। बहुपद की घात, ठीक, तो बहुपद की घात हम जानते हैं। यदि हमारा बहुपद एक पदी है, यदि हमारा बहुपद जो है एक पदी है, तो उस बहुपद की घात जो है उसके बीजीय व्यंजकों के योग के बराबर होता है। जैसे x²y, अब देखिए ये एक पदी है, इसमें एक ही पद है। ठीक, अब इसकी घात कितनी हो जाएगी, तो इसकी घात 2, तो 2 हो गया, इसकी घात कुछ नहीं तो 1 माना जाएगा, 1 2 धन 1, यानी इस व्यंजक की घात कितनी हो गई 3 हो गई। ठीक, मान लीजिए हमारा 4x² y पे घात 3 है, इसकी घात पूछ ले तो कितनी होगी, तो देखिए इसकी x वर्ग की घात 2 है, y पे घात यहाँ 3 है, यानी x की घात 2 y की घात 3 है, तो इसको हम जोड़ लेंगे 3 2 5, यानी इस बहुपद की घात कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी। अगर हमारा बहुपद में एक से अधिक पद हैं, यदि बहुपद में एक से अधिक पद हैं तो उसकी घात कितनी होगी। जैसे 4x² धन x धन 4, अब इसकी घात पूछ ले तो इसकी घात देखिए जो बहुपद की सबसे बड़ी घात होगी, जिसमें आए हुए जो पद हैं उसकी सबसे बड़ी जो घात होगी वही बहुपद की घात होगी। सबसे बड़ी घात कितनी है 2 है, तो इसकी घात कितनी हो जाएगी इस बहुपद की, इसकी घात हमारी 2 हो जाएगी। मान लीजिए हमारा है 4x पे घाते 4 धन x² धन x, इस तरीके का हमारा बहुपद है। तो अगर बहुपद में एक से अधिक पद हैं तो हम जिस पद की सबसे बड़ी घात होगी वही बहुपद की घात कहलाएगी। देखिए इसकी घात सबसे बड़ी 4 है, तो इस बहुपद की घात कितनी हो गई, बहुपद की घात 4 हो गई। चलिए ठीक, आया समझ में जी यहाँ तक। चलिए चलिए आज की वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। अब आगे की वीडियो में हम सजाती एवं विजाती पद तथा उनके जोड़ गुणा भाग आसन क्रियाएँ हम पढ़ेंगे। ठीक।